ये आना है लक्ष्य, नहीं आना है, आ रहा है ठीक। उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा और पीछे करो। दिख रहा है। तो इसके पहले क्या चल रहा था? हाइड्रोजन। इसके पहले धातुओं का निष्कर्षण। पूरी मेटलर्जी हो नहीं पाई, लेक्चर फिर से रिपीट क्लासेस होंगी, तो जो छूटा है कवर कराया जाएगा, क्योंकि टाइम शेड्यूल में दिया जाता है ना, आज आप ये लेक्चर लेंगे तो हमें लेक्चर उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है। तो आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है बताइए, है ना। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन के बारे में जान लें कि हाइड्रोजन को आवारा हाइड्रोजन कहते हैं, है ना, या बीज का बंदर, है ना। क्यों? तो सबसे पहले उसकी क्या डिसाइड होनी चाहिए, पोजीशन ना, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में कहाँ है और क्यों है ना, इस पर चर्चा होगी कि हाइड्रोजन पहला एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है ना। अब ये समस्थानिकों की बात बाद में करेंगे ना। तो हाइड्रोजन जो पहला एटॉमिक नंबर, पहले परमाणु क्रमांक का तत्व है, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं और किन गुणों के आधार पर हमको सकते से यहाँ होना चाहिए और किन गुणों का आधार पर करेंगे हमको हाइड्रोजन को यहाँ रखना चाहिए। लेकिन आज भी हाइड्रोजन का जो स्थान है विवाद का विषय है ना, विवादित है कि इसे कहाँ रखा जाए, है ना। क्योंकि पीरियोडिक टेबल अब लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। क्या होता है? 1s1 आप देख रहे हैं। इसीलिए आज भी इसे कहाँ रखा गया है? यस ब्लॉक। कहाँ रखा गया है इसे? यस ब्लॉक में क्षार धातुओं के साथ। कहाँ रखा गया इसे? क्षार धातुओं के साथ रखा गया है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की जितना क्षार धातुओं से मिलती है उससे कहीं अधिक हैलोजन परिवार से मिलती है। किस परिवार से मिलती है? हैलोजन परिवार से। जैसे देखिए हैलोजन कौन कौन से है बताइए? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एक और नीचे एस्टंटीन, बट ये रेडियोएक्टिव है। प्रॉपर्टी में मेनली इन्हीं हैलोजनों के बारे में अध्ययन करते हैं। हैलोजन को हमने बताया था प्रीवियस लेक्चरों में, यदि गिन लिया हो तो हैलोजन को हैलोजन क्यों कहते हैं ये भी बताया था मैंने। किसी को याद है क्या? रीजन? क्योंकि इसकी जो कक्षाएं होती है पूरे भरी होती है। नहीं, हैलोजन को हैलोजन क्यों कहते हैं? इधर से बताएगा कुछ? आप बताओ, आप न्यू स्टूडेंट, आज पहला लेक्चर है। अच्छा, तो हैलोजन को हैलोजन इसलिए कहते हैं इनकी उत्पत्ति हैलस नामक शब्द से हुई है। किससे हुई है? नोट डाउन में करते जाइए। हैलस माने होता है नमकीन खारा पानी, नमकीन या क्या क्या कह सकते हैं इसको? खारा। आप जानते हैं कि सारे हैलोजन की उत्पत्ति इसके रूप में देखिए, यानी आपको पता है समुद्र में 35% नमक का कंसंट्रेशन है। समुद्री पानी क्या कहते हैं? खारा होता है ना। तो लगभग 35% जो है नमक मिला है, इसलिए खारा है। और वो सोडियम क्लोराइड के रूप में, ब्रोमाइड के रूप में, सोडियम आयोडाइड के रूप में, आपको पता है ना समुद्री नमक में कहते हैं आयोडीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जेना रोग के निदान प्रयोग होता है ना। और आयोडीन अगर प्राइमरी स्टेज में थायरॉक्सिन ग्लैंड से यदि उसका श्रावण बहुत अच्छा होता है तो जान लीजिए आपका जो ब्रेन लेवल है बहुत ही शार्प काम करता है, दिमाग क्या तेज होते हैं। अगर आयोडीन प्राइमरी लेवल में अच्छा खासा स्रावित हो रहा है थायरॉक्सिन या थायराइड ग्लैंड से, है ना, लंबाई की वृद्धि होती है, लंबे हो जाते हैं लड़के, है ना। तो बहुत सारा रोल प्ले करता है। आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, इन सभी रूपों में ये समुद्र में ये हैलोजन पाए जाते हैं और इन्हीं की उपस्थिति से समुद्री पानी क्या होता है? खारा होता है ना। और इसको जो लैटिन वर्ड है हैलस, हैलस का मतलब होता है नमकीन खारे पानी से प्राप्त होने वाले, है ना। आपको पता है लेमिनेरिया एक घास होती है, इससे लेमिनेरिया इससे आयोडीन निकाली जाती है। जलमग्न पौधे होते हैं जो समुद्र में डूबे डूबे तैरते हैं ना। और एक घास होती है ग्रेसिलेरिया,
आप मेडिकल तैयारी करते हैं तो ये बता दूँ, ब्रासिलिएरिया ये एक एल्गा है जिससे हम अब एगार निकालते हैं, एगार है ना। तो बहुत सारे ऐसे रेड एल्गा है, पॉलीसाइकोनिया है ना, ये सब समुद्री पानी में तैरते हैं और इन्हीं की वजह से पानी का रंग कहते हैं काला पानी और लाल सागर है ना। ये डूबी हुई घासें तैरती हैं, इस तरह दिखाई देता है, पानी काला या लाल नहीं है ना। उसमें सबमर्ज्ड एल्गा जो डूबे हुए एल्गी तैरते हैं, उन्हीं के कारण ऐसा कलर दिखता है उनका। जैसे आप यमुना का पानी देखेंगे हरा हरा दिखेगा आपको है ना, उसके अंदर हरी घासें हाइड्रा इत्यादि तैरती है ना, पतली पतली घासें होती है, इसे फ्लोट करती रहती है ना। और गंगा का पानी बहता रनिंग वाटर है, इसलिए घासें ज़्यादा टिक नहीं पाती, और यमुना नदी की गहराई ज़्यादा है तो घासें टिक पाती हैं वहाँ। इसीलिए जब दोनों का पानी देखेंगे आप अलग अलग कलर से, दूर से देखेंगे अलग अलग कलर। जब आप ऐसे देखेंगे तो पानी का तो कोई रंग होता नहीं, पानी क्या होता है, रंगीन होता है। अगर पानी रंगीन है तो इसका मतलब पानी दूषित है ना, उससे पॉल्यूटेड पानी है ना। ये जो हाइड्रोजन है इस चैप्टर में हम इनकी पोजीशन की बात करेंगे, इनके यौगिकों की बात करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का पहला और बहुत ही आप कहते हैं वाटर, जल ही क्या है, जीवन है, क्यों। और पानी में अब हम निकालेंगे कि पानी किस किस तरह का होता है। आप नाम सुना होगा हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर ना, कठोर जल और मृदु जल क्या होता है ना, कैसे पहचान करेंगे। अगर कठोर है जो पीने के योग्य नहीं है तो हम उसको साफ करके कैसे पीने के योग्य बनाएंगे, इन्हीं सब बातों की चर्चा यहाँ पे होगी। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक जल का यौगिक है, H2O2 फार्मूला होता है ना इसका। हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने की विधियाँ कैसी हैं, इनका ऑक्सीकारक गुण क्या है, अपचायक गुण क्या है ना, इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे आप। और पढ़ेंगे लास्ट में भारी जल, क्या पढ़ेंगे आप, हम कहते हैं जल भी भारी होता है। और न्यूट्रॉन के बंधक के रूप में प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये भारी जल। ड्यूटेरियम का ऑक्साइड, जब परमाणु भट्टी में न्यूक्लियर रिएक्शन जो हो रही है, परमाणु बम जैसे बनता है, उसकी रिएक्शन के रेट को धीमा करना होता है, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं भारी जल है ना, जो न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देता है। फिर कैडमियम की छड़ें डाले रहते हैं रिएक्टर में ना, जब स्लो हो जाते हैं न्यूट्रॉन तो कैडमियम की छड़ें न्यूट्रॉन को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और चेन रिएक्शन होना बंद हो जाती है ना। नहीं तो इतना न्यूक्लियर रिएक्शन, ऐसी चेन रिएक्शन होती है, लगातार ऊर्जा निकले, टैंक नष्ट हो जाएगा, परमाणु भट्टी खत्म हो जाएगी। आपने सुना होगा परमाणु ऊर्जा है ना, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत। अब वो पानी से ही सोचिए कि जल जीवन तो ये पानी का उपयोग कितना ज़्यादा होता है कि पानी के अंदर से ही लगभग 6000 भाग पानी में एक भाग भारी जल का होता है। आप समझ सकते हैं कि 6000 भागों से एक भाग निकालना कितना कठिन होगा और क्या होगा वो। उसके लिए स्पेशल मेथड कौन यूज किया जाएगा जिससे हम भारी जल निकाल के बाहर करेंगे, उसको उपयोगी बनाएंगे है ना। आप पढ़ेंगे भारी जल का जैविक बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं पे क्या रिएक्शन है। आपको भारी जल पिला दिया जाए तो क्या होगा है ना, आपका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, धड़कने की दर हाफ हो जाएगी है ना, आप स्लो हो जाओगे, अपना ही पैर ऐसे भारी पूरा, मतलब कि जो भी दुगनी गति से जो क्रियाएं हैं धीमी हो जाएंगी है ना। 1 मिनट में जितना सांस लेते हैं, अगर भारी जल में मेढक को छोड़ दीजिए तो उसकी पूंछ गायब नहीं होगी, वो भेग ससुर रह जाएगा, उसका कायांतरण ही नहीं होगा। अगर पौधे पर छिड़क दीजिए तो पौधा बढ़ेगा नहीं, डॉर्फ रह जाएगा है ना। तो शरीर पर भी भारी जल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। तो इन्हीं सब बातों को आप इस वाले में पढ़ेंगे और इसकी विधियाँ पूछी जाती हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ये भारी जल मैं तो बता रहा हूँ, जैसे ये साधारण पानी आप जो पीते हो ना, इसका 6000 लीटर, अभी मैं टेलर, आयरिंग और फ्रास्ट की विधि बताऊँगा, जिसमें 2310 लीटर शुद्ध पानी से 7 चरणों के बाद केवल 83 ml भारी जल प्राप्त हुआ था। और ये बेस्ट विधि मानी जाती है। आप सोचिए कि कितना लागत लगता होगा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात है ना। इतना लीटर उन्होंने जो सबसे बेस्ट मेथड इस्तेमाल आजकल जो इंडस्ट्री में किया जाता है भारी जल बनाने के लिए, लेकिन क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं है, लगातार बनता रहता है, 83 वाली मल्टीप्लाई होता रहता है ना। हाँ, ये एक ऐसे अनुमान है, 6 × 1 ये पार्ट में समझिएगा। 6000 लीटर में लगभग आपका जब इस साधारण ऐसे कोई विधि इस्तेमाल नहीं की जाए, उसका 1 ml आपको मिलेगा 6000 लीटर में।
अब आप समझ सकते हैं कितना कम मिलेगा। बेस्ट मेथड इस्तेमाल किया गया जिस मेथड में 2310 लीटर पानी का यूज किया गया, कास्टिक सोडा डाला गया, बीच बीच में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किए गए, न्यूट्रलाइज किया गया, 7 चरण के बाद लास्ट में जो बचा इवोपरेशन से, अच्छा भारी जल का, अच्छा दोनों का क्वथनांक, अच्छा आप सोचिए कि अलग कैसे किए होंगे, क्वथनांकों में अंतर के कारण। इसमें अब देखिए आप जानते हैं कि जल का क्वथनांक कितना डिग्री है, 100 डिग्री पे जाएगा तो जल बॉयल होकर अलग होने लगेगा ना। और जो भारी जल का क्वथनांक है लगभग 104.5 के आसपास है, 104 डिग्री समझ लीजिए अप्रॉक्स 104 डिग्री है ना। तो सोचिए अगर यही क्रिया बार बार आसवन करते जाएं ना, और ये बॉयल करेंगे इतना 100-101 तक ले गए तो साधारण जल उड़ना शुरू हो गया है, क्यों? और इसका मतलब जो धीरे धीरे बचेगा लास्ट में जो उड़ नहीं पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 डिग्री का अंतर हो सकता है ना हमारे देखने में, है ना। 100 से 102 तक ले गए ना, लेकिन तब भी भारी जल उड़ नहीं रहा है ना। तो बताइए जो लास्ट में बचेगा, इस तरह कई चरणों में करते करते विधि में पढ़ाऊंगा, वो टेलर आयरिंग और फरास्ट की विधि है। इतना लीटर पानी क्षारीय पानी उबालेंगे तब जाके 83 मिली जल प्राप्त, 83 मिली भारी जल प्राप्त होता है, और ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है ना। तो वो इसकी एक मेथड है, अभी भारी जल जब मैं शुरू करूँगा तो बताऊँगा। तो भारी जल और सबसे ज़्यादा मेडिकल में जो पार्ट पूछा जाता है उसकी कठोरता दूर करने की विधियाँ, है ना। कठोरता अस्थायी कठोरता होती है, और अभी मैं लिखवा भी देता हूँ, सब में एक समरी बता रहा हूँ पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है इस चैप्टर में ना। तो कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पररी हार्डनेस ना। टेम्पररी जो हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मिले होने के कारण होती है। किसके कारण होती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र MgHCO3 का होल ट्वाइस। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम कैल्शियम पे डबल चार्ज है ना, तो इनको 2 माइनस चाहिए ना। कैसे टूटेगा? Ca डबल प्लस HCO3 1 माइनस, और ये 2 आयन मिलेंगे, तब तो 2 माइनस 2 प्लस से बैलेंस करेगा ना। ये है। अगर कहते सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र बताओ तब तो ऐसे ही आप कर देंगे, ये खाने वाला सोडा, बड़े बाइकार्बोनेट सूत्र क्या, Na HCO3। कैसे टूटेगा फिर ये Na प्लस HCO3 माइनस, टूट गया खाने वाला सोडा का सूत्र। आंशिक रूप से टूटा रहता है ना, नहीं आनिक, इसमें 2 टाइप के बॉन्ड है, एक तो ये जो प्लस माइनस टूटा है आनिक बॉन्ड है, ठीक है। अब इसके बीच H और C और O3 के बीच में सहसंयोजी बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? आनिक और सहसंयोजी दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें ना। लेकिन ये घरों में इस्तेमाल किया जाता है, आप इसको कहते हैं जैसे डबल रोटी वगैरह फूलती है, पाव रोटी फुलाने का काम करते हैं, जैसे बीक एसिड बन जाता है। क्या बीक एसिड कभी ना जाओ। देखो आप अगर कहते हैं तो यहाँ हम बोल रहे हो सोडियम कार्बोनेट का विलेन कैसा होगा, देखो NaCO3 है ना, जब पानी में घोलोगे ना तो पानी का नेचर बेसिक हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ये क्षारीय है। अगर लवण की बात करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा लवण है, तब लिखोगे ये अम्लीय लवण है। कैसा लवण है? अम्लीय लवण, क्योंकि देखो ये H लगा हुआ है इसमें, क्या लगा हुआ है? अच्छा लवण कैसे बनते हैं? अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं। कैसे बना होगा सोचो आप, NaOH रहा होगा और H2CO3 रहा होगा, कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हुआ है? अम्ल के हाइड्रोजन का आंशिक विस्थापन हुआ है। कैसा विस्थापन हुआ है? आंशिक का मतलब एक इसका H और इसका OH ट्रांसफर हो गया, पानी निकल गया, और क्या बन गया? NaHCO3 प्लस H2O। ये देखो जिस क्रिया में लवण और जल बनता है उसे हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा अब बताओ, अगर यहाँ 2 NaOH ले लेते तो दोनों हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है ना, Na2CO3 बनता और ट्वाइस मॉलिक्यूलर वाटर बनता है ना, तब वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाता है, पूर्ण विस्थापन हो जाता है हाइड्रोजन का। लेकिन इस क्रिया में क्या देख रहे हो? अम्ल के हाइड्रोजन का आंशिक विस्थापन हुआ है ना। आंशिक विस्थापन, जब अम्ल के हाइड्रोजन का आंशिक विस्थापन होगा उससे जो मिड में लवण बनेगा इसे हम कहेंगे अम्लीय लवण। कौन सा लवण कहेंगे? अच्छा अब देखिए यहाँ पे लवण की बात चल रही है, अब क्षारीय लवण कैसे बनेंगे? इसका मतलब यदि क्षार का
हाइड्रोक्सिल जो आयन है इसका आंशिक विस्थापन हो जाए। क्या हो जाए? जैसे अब मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या किया, एक H और एक OH निकल गया, क्या बचा जरा देखो, CaOH ब्रैकेट में Cl, यही बचा कि नहीं? हाइड्रोक्सी कैल्शियम क्लोराइड। आपको क्या दिखाई दे रहा है? OH दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा इसका OH ट्रांसफर नहीं हुआ। तो क्षार के हाइड्रोक्सिल आयन का आंशिक विस्थापन होने से जो लवण बनता है उसे क्या कहते हैं? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण हो गया ना। अब बात है इनका, अभी ये लवण बन रहे हैं, इनको पानी में घोलने के बाद इनका नेचर कैसा हो जाएगा वो बात की बात है। उसे कहेंगे लवण के जलीय विलयन का जल अपघटन, लवण का जल अपघटन। जैसे पहले बताओ सोडियम का बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होगा? इसका पीएच मान 7 से कम आएगा या पीएच मान 7 से ज़्यादा आएगा या उदासीन होगा, है ना? तो अब नहीं, आप देखो इसको, तो इसीलिए कह रहा हूँ इसको समझने का प्रयास करो। अभी ना बोलो, अभी बताता हूँ क्या हो जाएगा। हमने कहा अभी लवण देख करके यस देखा तो कह दिया अम्लीय लवण है ना, लेकिन इसका जलीय विलयन कैसा होगा इसके यस देखने से ना जाना, ठीक है ना? अब देखो कैसे कैसे होता है। अच्छा बताओ, पहली बात ये टूटेगा Na+, राइट, प्लस ये टूटेगा HCO3-, ऐसे टूटेगा। अच्छा बताओ, अब यहाँ जल टूटेगा, जल आप जानते हो कैसे टूटता है? H+ और OH-, ऐसे टूटता है। ये देखो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है तो जल के स्ट्रॉन्ग OH2 अपनी ओर ले लेगा। बताओ इसको खोलोगे जल में तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा। क्या बनेगा? और देखो इसके साथ ये चिपक गया, H2CO3 बन गया। क्या बन गया? H2CO3। और हीट करोगे तो देखो H2CO3 से कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। और ये वीक एसिड होता है। क्या होता है बताओ? अब आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा एसिड वीक है और कौन सा एसिड स्ट्रांग है ना। जितने कोवलेंट बॉन्ड वाले एसिड होते हैं, जिनमें ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड है या ऑर्गेनिक एसिड, सब वीक होते हैं। जैसे आप सिरका खाते हो ना, अगर वो प्रबल अम्ल होता तो क्या करता? जीभ उब निकाल के बाहर कर देता, है ना? जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड खा सकते हैं क्या? नहीं, तेजाब है ना। तो जो प्रबल एसिड होते हैं इनऑर्गेनिक वाले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रांग एसिड है ना। और जो वीक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड सारे के सारे वीक होते हैं, है ना। जैसे एसिटिक एसिड सिरका, क्यों सिरका आप खाते हो, लैक्टिक एसिड दही, ब्यूटारिक, सिट्रिक नींबू खाते हो। जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब बड़े लाभदायक होते हैं और बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन जितने इनऑर्गेनिक होते हैं बॉडी के लिए बड़े हार्मफुल होते हैं। सल्फ्यूरिक हाथ पड़ जाए इतना मोटा छिलका निकल आएगा, है ना, गुटका पड़ जाएगा, तेजाब से चल गया, है ना। तो अब आपको देखना पड़ेगा इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, वीक एसिड है। अच्छा बताओ ये स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है? यानी ये कैसा बेस है बताओ? स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो जब जल में आपने घोल दिया तो दो यौगिक मिले, एक मिला स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा मिला वीक एसिड। तो बताओ किसकी प्रधानता है? स्ट्रॉन्ग बेस की। किसकी प्रधानता है? इसका मतलब यानी HCO3 का जलीय विलयन क्षारीय होगा। कैसा होगा? देखा, इसका मतलब pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, है ना। कभी pH वैल्यू से पूछ सकता है ना। कभी आप पूछे इसका 7 से कम होगा या 7 के बराबर होगा या क्या होगा ना। तो जब तक आप जल में घोल करके दोनों चीज़ों को देख नहीं लेंगे कि किसकी प्रबलता ज़्यादा है ना, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये तो ऐसे कह दिया जाए बताओ ये कैसा लवण है, तो आप कहोगे यहाँ अभी एक H लगा हुआ है तो अम्लीय लवण है। कैसा लवण है? लेकिन अगर कहते हैं इसका जलीय विलयन कैसा होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा ना। क्यों? क्योंकि घुलने से जब जल में घोल दिया कास्टिक सोडा बन रहा है और हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है। ये स्ट्रांग है और ये वीक है, तो जिसका जो स्ट्रांग होगा उसी की नेचर का विलयन होगा, है ना। अब जैसे कहते हैं, अच्छा बताइए आप फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा? FeCl3, ये देखिए FeCl3 का जलीय विलयन कैसा होगा, है ना। जलीय विलयन कैसा होगा इसको देखने के पानी में तुरंत घोल दीजिए। इसको क्या करिए? इसको अच्छा यहाँ वाटर से कनेक्ट करेंगे
मिलेंगे? 3 मिलेंगे ना, टूटेगा तो। अच्छा बताइए, जल टूटेगा H प्लस और OH माइनस। बैलेंस करने के लिए 3 आयन को 3 प्लस को एडजस्ट करने के 3 माइनस की जरूरत है। कितने माइनस जरूरत है? तो यहाँ 3s2 से रिएक्शन होगी ना, 3s2। क्या बनेगा आप समझ सकते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा और बनेगा 3H हो जाएगा, 3Cl और बन जाएगा 3HCl। क्या बनेगा आप बताओ। अब HCl स्ट्रांग है कि ये स्ट्रांग है? स्ट्रांग एसिड मिल रहा है या स्ट्रांग बेस? स्ट्रांग एसिड क्या मिल रहा है? ये प्रबल अम्ल है। HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। और ये क्या है? दुर्बल बेस है। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अम्लीय प्रबलता बढ़ती है और क्षारीय प्रबलता घटती है। अब आप समझ सकते हैं आयरन कहाँ है? डी ब्लॉक में। कहाँ है? 26 एटॉमिक नंबर। तो आप कितना इधर से इधर जा रहे हैं, कहीं यहाँ कहीं जाके आयरन मिलता है, तो बताओ इधर से इधर जाने पर क्षारीय प्रबलता घटती है, अम्लीय प्रबलता बढ़ती है। इसका मतलब आयरन के साथ हाइड्रोक्साइड कनेक्ट है तो ये वीक बेस होगा। कैसा बेस होगा? और ये आप इसको जानते ही, आप प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। अच्छा बताओ, अब वीक बेस मिला विलयन में, अब प्रबल एसिड मिला, तो विलयन की प्रवृत्ति कैसी होगी? एसिडिक। कैसी होगी? अम्लीय। यानी फेरिक क्लोराइड का साल्ट किस प्रवृत्ति का होगा? एसिडिक। पीएच मान बिलो 7 है ना, पीएच मान क्या हो जाएगा? बिलो 7 हो जाएगा, है ना। अच्छा अगर हम कहते हैं बताओ कॉपर सल्फेट लवण का प्रवृत्ति बताओ, इसका जलीय विलयन कैसा होगा? क्या होगा बताइए। आप क्या करोगे? पानी में घोलोगे ना, क्या आपने यहाँ कॉपर डबल प्लस प्लस सल्फेट 2 माइनस, हाँ यस। अब इसका ये चलेगा, इसके साथ कनेक्ट होकर H2SO4 बनेगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड फिर आयरन के और बाद इधर है, बताओ आयरन 26, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 कॉपर। तो बताओ और इधर आ रहे हो ना, इसका मतलब और क्षारीय प्रबलता डिक्रीज करेगी ना। इसका मतलब ये वीक बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे देख के निकाल लोगे कि अच्छा अब इसका जल्दी मिले ना, अम्लीय हो जाएगा, है ना। तो अब ये सारी चीज़ें आप लवणों का जल अपघटन में पढ़ेंगे। हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का स्थान पीरियोडिक टेबल में विवाद का विषय है। विवाद का विषय इसलिए है कि जब हाइड्रोजन को देखा गया इसके गुण Li प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी धनात्मक आयन बनाता है। क्या बनाता है? ना ये भी। और इसका अच्छा बताइए, एक तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, और छोटे परमाणु मैंने क्या कहा था, क्या चाहते हैं, या तो मैं हीलियम जैसा बदल जाऊं, किसके जैसा? निकटवर्ती अक्रिय गैस संरचना को अडॉप्ट कर लूं ना। बड़े परमाणु जिसके जो निकटवर्ती अक्रिय गैस है, यानी इसको छोड़ करके अन्य अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। कितने होते हैं? तो हर परमाणु चाहता है, छोटे वाले चाहते हैं हम हीलियम जैसा बदल जाए, हमारे बाहरी कक्षा में 2 हो जाएं। अन्य परमाणु क्या चाहते हैं? हम नियान जैसा बदल जाएं, या आर्गन जैसा बदल जाए, या जीनान जैसा बदल जाए, या रेडान जैसा बदल जाए, जो जिसके नज़दीक अक्रिय गैस के उसी जैसा बदल जाए और अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को धारण कर ले ना। तो हाइड्रोजन की क्या चाहत होगी, या तो मैं अच्छा एक ही है, या तो मेरा एक ले लो, हमारा नेचर धनावेशित है ना, या एक ले लो मैं इसके जैसा बदल जाऊँ, क्षार धातु जैसा, और या तो हमें एक दे दो और हम बदल जाए किसके जैसा? हीलियम जैसा। किसके जैसा? हाँ बताइए। हाइड्रोजन में दोहरा गुण हुआ ना। लेकिन जब हम उस दिन बात बता रहे थे, जब लेने और देने दोनों की चाहत होती है, तो हर आदमी चाहता है कि हम ले लें और किसी को अपना ना दे, हमको देना ना पड़े। जब बात बराबरी की आती है ना, जैसे आप कहो कि एक इलेक्ट्रॉन है, तुम हमको दे दो, है ना, हमारा काम चल जाए, और आपको भी एक की ज़रूरत है, तो आप कहते हैं यार मुझे दे देते, मेरा काम चल जाता, है ना। तो बात तो बराबरी की आ गई ना। तो हर आदमी क्या पसंद करेगा? लेना, और देना पसंद नहीं करेगा, है ना। तो हाइड्रोजन का इसीलिए अब आप सोचिए कि जिस तरह से आप यहाँ देखिए हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी क्या चार्ज? तो 2, 7, 2, 8, 7, देखिए 2, 8, 18, 7, 2,
2 7 इसका 17 होता है, 10 और 17 इसका 35 होता है, इसका 53 होता है ना। ये देखिए 2 18 18 10 28 7 35 ना। आप देख रहे हैं कि सबके आउटर मोस्ट तक में 7 हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन को पाने की तमन्ना रखते हैं, क्यों? और उसी प्रकार हाइड्रोजन भी इसके पास जहाँ तक हमको देना न पड़े और मैं ले लूँ किसी से ना। पहली बात तो देखिए इनसे डिफर व्यवहार क्या है। एक तो इनके फिर इसके साथ रखा क्यों गया है, इसलिए कि जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित है। किस पे आधारित है? और 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 1s1 ना। उसी प्रकार क्षार धातु का लिथियम का अगर करने लगे आप 1s2 2s1 है ना, परमाणु क्रमांक। सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1, ये देखिए यस यस यस। उसी तरह हाइड्रोजन के भी अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश कर रहा है? यस में, इसीलिए इसे यस ब्लॉक में रखा गया है ना। अदरवाइज और जिस प्रकार ये धनायन बनाते हैं यस ये प्लस फॉर्म में एक धन चार्ज होता है, उसी प्रकार जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है इसके ऊपर भी H प्लस चार्ज H प्लस कहते हैं है ना। और इसी H प्लस को आपको याद होगा रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन कहा था। क्या कहा था? हाइड्रोजन परमाणु के धनावेशित नाभिक को क्या कहते हैं? प्रोटॉन है ना। तो देखिए हाइड्रोजन में प्रोटॉन की तरह बनाने की क्षमता है ना। अच्छा, हाइड्रोजन जब ले लेता है तो इनके समान बिहेवियर करने लगता है हाइड्रोजनों की भांति है ना। अब इसे फर्स्ट ए समूह में रखा जाए या ये ऐसे खड़े कॉलम गिनेंगे तो 17वां ये कॉलम होगा हाइड्रोजनों का 17वां है ना। और ऐसे ग्रुप गिनोगे तो 7A ग्रुप। कौन सा ग्रुप का है ये? 7। बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 तक होते हैं तो वही उसका ग्रुप होता है। बाह्य कोश में 8 हो जाए तो ग्रुप 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे बताइए अगर नियान को कहते हैं कि किस ग्रुप में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है? 10 होता है, 2 और 8। बताइए इसको शून्य ग्रुप दिया गया है। कौन सा समूह? शून्य समूह दिया गया है ना। अक्रिय गैसों को किस वर्ग में रखा गया है? शून्य वर्ग में रखा गया है ना। और ग्रुप डिसाइड करने के लिए जिसके 2 कोष भरे नहीं होते दोनों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर 8 घटा देते हैं है ना, तब उसका ग्रुप डिसाइड होता है किस ग्रुप का है। तो आप अभी तक तो सीधी सी बात है कि 7 सभी में है, इसलिए किस ग्रुप का हो गया ये सदस्य? किस ग्रुप के हो गए? 7A हो गए, ठीक ना। ए और बी को कैसे डिसाइड किया है? डी ब्लॉक वालों को डी बोल दिया गया, डी ब्लॉक का है नहीं है ना, तो 7A में आते हैं ना। तो बहुत सारी ऐसे सिमिलरिटी हुई जिससे ये दोनों परिवारों का माना जाने लगा है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता था क्षार धातुओं से, ये भी क्षार धातुओं का धनायन बनाता था है ना। तो और जिस तरह देखिए यदि Cl बनता है उसी तरह HCl बनता है। बताइए KCl बनता है, HCl बनता है। आपको लगता है ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सेम टूट रहा है जैसे आयनिक यौगिक टूट रहे हैं ना। तो इनकी ये सब गुण किसके समान थे? बताइए क्षार धातुओं के समान हो गए है ना। आप बहुत सारे गुण ऐसे हुए कि इनसे ज़्यादा गुण इनके हैलोजनों से समानता दिखाते थे। जैसे जब आप कहते हैं क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, तो क्या फार्मूला लिखते हैं? Cl2। क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन गैस को कैसे लिखते हैं? H2। क्या लिखते हैं बताइए? हाइड्रोजन धातु की अवस्था में नहीं पाया जाता है ना। पहले से अंतर समझिए, यहाँ तो धातुएं हैं, इसके हाइड्रोजन का यहाँ जरूर है, लेकिन अब बताइए हाइड्रोजन जहाँ है गैस के नेचर में पाया जाता है। किस नेचर में? जबकि ये लिथियम सोडियम क्या है? धातुएं हैं। और आपको पता है धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में पाई जाती है। पहली बात तो इसका स्टेट सेम नहीं है ना। ये क्या है? गैस। और ये सब इसके नीचे के परिवार के क्या है? सॉलिड है ना। साबुन के समान चिकने हैं, इसीलिए इनको क्षार धातुएं कहा जाता है। कास्टिक मेटल्स ना, कास्टिक माने जो कपड़ों से मैल काटते हैं ना। तो अभी आप देखिए ये जिस प्रकार हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब अधातुएं हैं, ऐसे हाइड्रोजन भी क्या है? अधातु है। अच्छा बताइए केमिस्ट्री धातु और अधातु को कैसे अलग करती है परिभाषा से? नहीं, केमिस्ट्री के हिसाब से धातु की क्या परिभाषा है? फिजिक्स तो कहता है धातु में होती है, इनमें चमक होता है, विद्युत का सूचना अलग होती है, तमाम बातें बताए, पीटने
पर फैलती हैं, धातुवर्धनीयता है ना, जिसमें करंट प्रवाहित कर सकते हैं। केमिस्ट्री और अंदर की बात बताता है, क्या बताता है धातु क्या धनात्मक, ठीक है। धातुएं वे होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को त्याग देने का गुण होता है। क्या होता है बताइए? अच्छा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। अभी हम साइज की बात कर रहे थे पीरियडिक टेबल में, कोई भी जैसे लिथियम है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये लिथियम प्लस बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ दिखा देंगे आप, क्यों? अच्छा बताइए, एक तो त्यागने से इसका साइज छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप याद है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने से या तो कोष खत्म होता है ना, या और नाभिक के न्यूक्लियस के करीब आता है, ENC बढ़ती है और रेडियस घट जाता है। कई प्रॉब्लम मैंने सब कराई थी ना। तो आप देख रहे हैं जब रेडियस घट जाएगा और इलेक्ट्रॉन लगभग मासलेस होता है, यानी नगण्य के बराबर। अब आपको पता है 9.1 × 10⁻31 kg द्रव्यमान होता है, तो कितना कम द्रव्यमान है ना। और इसीलिए ये जब धातु से त्यागता है, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तभी होता है विद्युत का चालन। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा है तो जान लीजिए कि उस धातु में विद्युत का चालन संभव। एल्युमिनियम का वायर है, आप कह दीजिए करंट क्यों बह रही है, ये बल्ब क्यों चल रहा है, तो केमिस्ट्री जवाब देता है यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। आप ब्लैक चश्मा लगाइए, कभी ध्यान से देखिए, फिलामेंट में ऐसे ऐसे ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा, ऐसे है ना। ट्यूबलाइट जब शुरू में जल रही हो, देखिए एक सिरा पहले चलता है, उसके बाद ऐसे जल जाता है पूरा, है ना। तो अब तो तमाम, हाँ, ट्यूबलाइट में, पुरानी ट्यूबलाइटें में देखिए, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत पतली पतली ट्यूबलाइटें आने लगी हैं, अब तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है। लेकिन इनमें सब इलेक्ट्रॉन बहते हैं एक सिरे से दूसरे। अगर इलेक्ट्रॉन का बहना बंद हो जाए तो जान लीजिए वो कुछ अलग हो जाए। क्या हो जाए? है ना। जैसे लकड़ी में इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे, क्योंकि लकड़ी क्या है? अधातु, इसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का गुण नहीं है ना। और इलेक्ट्रॉन जब तक बहेंगे नहीं, फ्लो नहीं करेंगे, धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब ऐसा एग्जाम्पल आप घरों में ट्राई करिए, एकदम सूखा नमक ले आइए और इसमें करंट पास करिए, है ना, नहीं होगा। बस अब पानी डालिए, देखिए जैसे आयोनाइज हुआ प्लस माइनस, है ना, ये विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगेंगे और डिसोसिएशन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बहने लगेंगे, है ना। ये आयन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा विलेन में और धारा तुरंत बहुत तेज वोल्टेज हो जाएगा। अर्थिंग को तेज करने के लिए नमक डालते थे, है ना। तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार हाइड्रोजन अधातु है, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी क्या है बताइए? अधातु है ना। जिस प्रकार हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है ना। तो ज़्यादा गुण इनसे हाइड्रोजनों से मिलते थे, लेकिन क्योंकि पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर लिखी गई थी, अब इस समय ये जो पीरियोडिक टेबल है लॉन्ग फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर है, इसीलिए हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया है? क्षार धातुओं के साथ। अदरवाइज इसे कहाँ होना चाहिए? सेवन, यानी इसे फर्स्ट एकार माना जाना चाहिए और सेवंथ एकार भी माना जाना चाहिए, अगर गुणों के आधार पर बात करें तो, है ना। इसीलिए हाइड्रोजन का स्थान क्या है? डिस्प्यूटेड है। आज भी अभी और पानी में जब कभी चेंज आएगा, नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ हुआ है ना, जो कहीं भी पार्ट बना सकता है ना। हाँ, तो इस तरह पीरियोडिक टेबल में पोजीशन हुई, है ना। अब बात आती है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप, बात करिए आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अरे बहुत भारी सफलता, हाइड्रोजन गैस एज ए फ्लूइड यूज हो रही है। और अगर ये रिसर्च अगर हो गया ना, जल से हाइड्रोजन को अलग करके उसको गैसीय अवस्था में ला करके कंप्रेस करके, है ना, इंजन में ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दें तो जान लीजिए जो पेट्रोल का दाम रोज रोज बढ़ते हैं ना, इससे बहुत बड़ी समस्या से निजात मिल जाए। और इस पर रिसर्च चल रहा है जर्मनी में, है ना, मैन्सवार्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर तीसरे चौथे चरण में है ये काम। अगर सफलता मिल गई तो बताइए 3/4 पार्ट तो जल ही है ना। ऐसे चैम्बर में डालेंगे, जल डिसोसिएट होगा, प्रेशर बनेगा और प्रेशर से आप जानते हैं गाड़ियाँ इंजन चलते हैं, है ना। हाँ बताइए। तो हाइड्रोजन, और दूसरी चीज हाइड्रोजन इकोनॉमी इतनी मजबूत होगी कि प्रदूषण नहीं होगा। पहली चीज हाइड्रोजन हल्की गैस है, लाइटर गैस है ना, प्रदूषण कम करेगी, है ना। अब जैसे आप अभी तक जो इंजनों में यूज़ करते हैं
मेथेन गैस, पता चला घरेलू सिलेंडर में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण यूज किया जाता है, जो आप एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में यूज होती है। कौन सी गैस? एलपीजी, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऐसी गैस जो द्रवित करके प्रेशर से द्रवित अवस्था में लाई गई है। जब आप नाक खोलते हैं, जब गैस प्रेशर कम होता है तो गैस ऊपर आती है। ये होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। क्या होती है? और एक होती है नेचुरल गैस। कौन सी गैस? नेचुरल गैस। इसमें 50 से 80% मेथेन होता है। क्या होता है नेचुरल गैस में? देखिए, एक आपने सुना होगा ये नाम सीएनजी, दिल्ली में बहुत यूज होता है, बड़े बड़े शहरों में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ना, कंप्रेस्ड माने अधिक दबाव पे पाई जाने वाली, है ना, है दान काम करता है। गैसों को लिक्विफाई करने में प्रेशर, टेम्परेचर डाउन, प्रेशर बढ़ा दो, है ना। तो अब देखिए गैसों का कितना बड़ा यूज है। अगर इन सब को हटाना है तो आपको हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन मान सकते हैं। हाइड्रोजन गैस भविष्य का ईंधन है। अगर इसमें सफलता मिल गई तो बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। पेट्रोल की उपयोगिता घटे, है ना। और क्योंकि और वो भी, और हाइड्रोजन को वाटर से यदि आप अलग कर लें किसी तरह से, वाटर से अलग किया, अलग अलग ध्रुव को भेज दिया, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, है ना, और उसके बाद कंप्रेस कर दिया, दबाव में हाइड्रोजन गैस लिक्विफाई हो गई, है ना। रॉकेट ईंधन के रूप में यूज हो रही है, कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रदूषण से आप बच जाएंगे। तो हाइड्रोजन जो है, अच्छा आइसोटोप क्या होते हैं? चलो तुम बताओ क्या होता है आइसोटोप? समस्थानिक क्या होता है? न्यूट्रॉन समान होते हैं कि नहीं? इसमें समस्थानिक में एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम। एटॉमिक मास डिफर करता है ना, डिफर करता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1h1, 1h2, 1h3, इसे कहा गया प्रोटियम। क्या कहा गया? प्रोटियम। इसे कहा गया ड्यूटेरियम, है ना, और इसे कहा गया ट्राइटियम। क्या कहा गया? ट्राइटियम कहा गया। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3। अंतर क्या है? सिर्फ पहला ऐसा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालते हो? परमाणु भार में परमाणु क्रमांक को घटा के, ना, 1 - 1 = 0 न्यूट्रॉन। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल पहले समस्थानिक में नहीं है। दूसरे में 2 - 1 न्यूट्रॉन, है ना, और 1 प्रोटॉन, और प्रोटॉन = इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, है ना। ये देखिए ड्यूटेरियम में आ गया। इसमें क्या हुआ? 1 प्रोटॉन, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। बताइए, 2 न्यूट्रॉन, 3 - 1 ना। और इनकी एवेंडेंस अगर ये पूछे कि बताइए हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा कौन समस्थानिक है? प्रोटियम। क्या है? ये लगभग 99.9% हाइड्रोजन इसी रूप में पाई जाती है ना। और लगभग 0.156% सेकंड ड्यूटेरियम, और ये 0.0036 के आसपास बहुत कम पाई जाती है ट्राइटियम, है ना। और ये है एक ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है। कैसा समस्थानिक है? ये अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करता है ना। और रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रकृति में बहुत कम पाए जाते हैं ना। इसीलिए आपको याद होगा हाइड्रोजन बम बनाते हैं। हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा ना। तो वो हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन करके जोड़ जोड़ के बड़ा नाभिक बनाते हैं ना, जिससे अपार मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा मिलती है हाइड्रोजन बम के विस्फोट से। और तो हम बात कर रहे थे सबसे ज़्यादा एवेंडेंस। अच्छा, इनके नाम के बारे में बात करेंगे। प्रोटियम क्यों नाम दिया गया? ड्यूटेरियम क्यों दिया गया? ट्राइटियम क्यों दिया गया? हाँ, तो प्रोटियम जो हाइड्रोजन था, एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला सबसे प्रिमिटिव तत्व था।
पुराना, प्रिमिटिव। जैसे आप बायोलॉजी में प्रोटोप्लाज्म पढ़ते हैं, जीव द्रव्य, है ना। जीवन में जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी, पहला जो लिक्विड था बॉडी के अंदर, उसी को इसीलिए जीवन के द्रव्य को क्या कह दिएगा, हक्सले ने कहा था यह जीव द्रव्य है। हक्सले नामक वैज्ञानिक, हक्सले, ये जीव एक्स, ये रिवाई, हक्सले ने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म, है ना। स्लाइडन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, इसमें कंफ्यूजन ना रहो। किसने दिया? हाँ, हक्सले ने दिया था, है ना। रॉबर्ट हुक ने वो जो मधुमक्खी की छत्ते के आकार की कोशिका देखा था, रॉबर्ट हुक, है ना। रॉबर्ट रॉन ने केंद्रक की खोज किया था, है ना। हाँ, लाइसोसोम, डी2ए, माइटोकॉन्ड्रिया, अल्टमान, है ना। अल्टमान और बेंडा का भी नाम कहते हैं। हाँ हाँ, 36 एटीपी बढ़ता ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं ना। आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम, सोसाइडियल बैग्स कहते हैं हमको ना। सारे विटामिन जैम जाते हैं वहाँ पर, वो भक्षण कर जाता है ना। आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को, है ना। राइबोसोम, पैलेट, है ना। इनके खोजकर्ताओं के नाम एकदम जबान पे होने चाहिए। राइबोसोम 70S80S राइबोसोम, पैलेट, PALADE, पैलेट नामक वगैरह किया था राइबोसोम की। तो सबसे पहला होने का प्रोटो माने पुराना, सबसे पहले जो ज्ञान है, इसीलिए पहले समस्थानिक का नाम दिया गया प्रोटियम। इससे 2 गुना भारी था, इसीलिए इसका नाम था ड्यूटेरियम। इससे 3 गुना भारी था, इसीलिए इसका नाम था ट्राइटियम। एटॉमिक मास देखिए 1 2 3, है ना। तो नामों को देने के पीछे भी हम बता दें, इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था, बता दें? नहीं, वो तो खोजकर्ता माने जाते हैं। स्टोनी ने नाम दिया था, स्टोनी, है ना। इलेक्ट्रॉन नाम दिया था स्टोनी ने, लेकिन खोजकर्ता माने जाते हैं जे थॉमसन, है ना। पी भाग में बुक पढ़िए कभी ना, बुक पढ़ा करिए। ऑनलाइन व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं मानी जाती। जहाँ क्लास वास ऑफलाइन ना चले तो वैकल्पिक होता है। दिन भर आप स्क्रीन देखते रहो तो आंखें भी खराब हो जाएगी, है ना। हाँ बेटा, हाँ, आज जब आप टीचर नहीं मिलते, आपको बढ़िया से खड़ा होकर कैसे पढ़ाए तो उसकी बात अलग होती है ना। वहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन होता है ना। अब वो कुछ भी बोलते चले जाए, स्क्रीन ऐसे ऐसे मिटाते चले जाएं, है ना। आप अपनी बात ठीक से रख ना पाए, है ना। ये जो टीचिंग का मेथड है 2 वे प्रोसेस होता है। आप कुछ कहें, हम सुने, हम बोले, आप अपनी बात की प्रॉब्लम 1 साल नहीं हो रही, आप तुरंत बताइए, तुरंत उसका निदान मिलता है ना। लिख कर कैसे मैसेज भेज दो, प्राप्त करो, ये करो, वो करो, भेजो, सोल्यूशन भेज देंगे, ये तो रटने वाले। ऑनलाइन जितने पढ़ा रहे हैं आप देखिए, किनारे ना वो बढ़िया डिजिटल बोर्ड लगाए होते हैं, है ना। खूब बढ़िया हाईलाइट वहाँ चमक रहा है सब कुछ, है ना। और जितना पढ़ाते हैं उतना लाइक और सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, है ना। तमाम वाले हैं। हाँ, प्रचार बहुत ज़्यादा करते हैं। अरे तो फेमस हो गए हैं, पहले शुरू में वो भी यही करते थे, है ना। दारागंज में एक कमरे में पढ़ाते थे वो, है ना। हमारे साथ वो सब रहे ना, इलाहाबाद में सब जानते हैं, हमारे यहाँ की जूनियर है। हाँ, एक कमरे पढ़ाते थे। जब SC वर्मा 2-3 किताबें अच्छी खासी रट गई, अब कोविड का सहारा मिला, फेमस हो गए। अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है ऑनलाइन के अलावा। ऑनलाइन में लाइक और सब्सक्राइबर बढ़ गए कि पैसा मिलने लगा, है ना। अब कहो तो 3000 रुपये तुमको IIT का कोर्स दे दे, वो क्या जाता है। हम ऐसे लेक्चर रिकॉर्ड किए, मेरा लेक्चर सुनो, 3000 मिला, मतलब पैसा कम में मार्क्स ज़्यादा आएगा। पता चला 10,000 लड़के, 10,000 में 3000 से गुणा कर दो, है ना। अगर आप नहीं भी कहते मैं फ्री वीडियो मैं निकाल रहा हूँ, तो इतने चैनल यूट्यूब वाले देते हैं, सब्सक्राइब और इतने लाइक हो जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, जितने घंटे व्यू होंगे उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो ऐसी कमाई हो जाती है। ये जब कोविड वाला चक्कर चला है ना, तब से ऑनलाइन क्लासेस का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कई ऐसे लोग पढ़ाते हैं अनटेड, बगल की किताब दिए हैं, देखकर हाँ उतारो, तब तक लाइक और सब्सक्राइब बढ़ रहा है, मैसेज पढ़ते रहते हैं, किसने क्या मैसेज किया, तब तक अपना देख रहे हैं और आगे फिर आकर के स्क्रीन पे बोल रहे हैं, है ना। ये सब सिस्टम चल रहा है ना ऑनलाइन में। ऑनलाइन आप लोग खड़े होकर पढ़ाइए, झूम झूम के बाल वाल एकदम इधर हिला हुला करके, है ना। तो और क्या, नोट्स बना लो बस क्लास, उसी नोट को डिस्क्राइब करो, बोलने के अंदर थोड़ा सा सीख लो इधर उधर, और फिर इधर उधर शेर व शायरी भी सीख लो। देखो कई लोग पढ़ाते हैं शेर व शायरी, वो करते हैं, लड़कों को यही सब अच्छा लगता है ना।
तो बढ़ जाएंगे क्या चल रहा? वही बात नहीं है, ये मोटिवेशनल लेक्चर है। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आंखें खराब हो जाती है ना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आइसोटोपों की। 3 आइसोटोप में कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है? ट्राइटियम नहीं, ट्राइटियम ट्राइटियम है ना। चलिए, हम आइसोटोप की बात किया। अब जल के ये हाइड्रोजन के हाइड्राइड की बात करते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन। मैं अपने लेक्चरों में कहता हूँ क्या लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं कहता ना, चार नहीं कहता है ना। ऑफलाइन पढ़िए ना, ऑफलाइन को प्रियरिटी देना चाहिए। अभी यहाँ पे एक लड़की जो पढ़ रही थी वो आज डायरेक्ट में डीएलएड में एडमिशन लिया है। एक लड़की लंबी से पढ़ रही थी, मैंने उसको देखा ना आज यहाँ के यहाँ के एडमिशन लेने आए हैं डीएलएड। हम डायरेक्ट में पढ़ाते हैं बीटीसी वालों को, बीटीसी टीचरों को, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बांदा। नाम सुना? जीआईसी सामने डाइट कहते हैं, डाइट, जहाँ पे टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है कैसे पढ़ाएं, है ना। तो वहाँ पे है ना। चलिए, हम बात कर रहे थे हाइड्राइड। अच्छा बताइए, ये हाइड्राइड क्या है ना। हाइड्राइड क्या होते हैं? जब हाइड्रोजन किसी मेटल या नॉन मेटल से जुड़ता है, किससे जुड़ता है? मेटल और नॉन मेटल। देखिए, एक तो इनका परिवार है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ना। और मान लीजिए यहाँ पर अधातु से जुड़ रहा है, अमोनिया बन रहा है, बोरान से जुड़ रहा है, BH3 जुड़ रहा बन रहा है ना। तो बताइए, ये हुई धातुएं, ये हुई अधातुएं, है ना। इनसे जब हाइड्रोजन कनेक्ट होता है, या तो उस पर पॉजिटिव जो क्षार धातुएं हैं और क्षारीय मृदा धातुएं हैं। क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन सी है? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम एंड बेरियम, है ना। हाँ, मुख्य जो हाइड्राइड होते हैं, अभी हाइड्राइडों को प्रकार पढ़ाएंगे। आयनिक हाइड्राइड है कि कोवलेंट हाइड्राइड है ना। कैसा हाइड्राइड है ना? जब हाइड्रोजन किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ कनेक्ट होता है, इससे बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? वो हाइड्राइड है ना। और जब हाइड्रोजन से ज़्यादा विद्युत धनी के साथ जुड़ेगा, अब यहाँ देखिएगा, जैसे हाइड्रोजन है उसके नीचे क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं नीचे जाने पर आवर्त सारणी में विद्युत धनात्मक लक्षण बढ़ता है। कौन सा लक्षण बढ़ता है? विद्युत धनी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करंट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर अब हाइड्रोजन इतना छोटा है, लिथियम का साइज 2 कोष वाला हो गया, सोडियम का साइज 3 कोष वाला हो गया ना। पोटेशियम में कितने बने? 4 कोष बने। अब देखो नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा, है ना। नीचे वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेंगे, ऊपर वाले आसानी से नहीं। जो जितनी आसानी से त्यागेगा उतना ही जल्दी से धन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसका मतलब है सबसे प्रबल विद्युत धनी कौन होगा इस परिवार में? सीजियम। कौन होगा बताओ? और सबसे कम विद्युत धनी कौन होगा? हाइड्रोजन। यहाँ तो तुलनात्मक चार्ज ले रहे हैं ना। अच्छा बताइए, अब इनके साथ जब हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, NiH, NaH, KH, RBH, CSH, ये अब बताओ हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होगा? जब इसकी तुलना में ज़्यादा धनी है, इस पर प्लस होगा और इस पर हाइड्रोजन पे दोहरा चार्ज आता है, या तो प्लस या तो माइनस। ज़्यादातर इसकी पसंद क्या है? माइनस में रहना। इसकी क्या है इसकी पसंद? हमने कहा था जब इलेक्ट्रॉन लेने और देने दोनों की जरूरत है, तो क्या क्या पसंद करेगा? लेना। अगर लेना पसंद करेगा तो उस पर क्या चार्ज आएगा? माइनस आएगा ना। अब यहाँ देखिए आप माइनस चार्ज आ रहा है ना इस पर ना। लिथियम हाइड्राइड, क्या नाम हुआ इसका? प्योर हाइड्राइड यही है ये। अच्छा बताओ, ये बॉन्ड इनका कैसा होगा? 1 प्लस 1 माइनस, एक देगा दूसरा लेगा। इलेक्ट्रॉन के देने लेने से जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये कैसे इनको इस परिवार के अंदर जो कनेक्ट होता है, ये आयनिक या देखिए हाइड्राइड के प्रकार चल रहे हैं। आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड
हाइड्राइड या लवणीय हाइड्राइड भी कहते हैं, लवणीय हाइड्राइड। बताओ ये क्या नाम होगा? सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्लस और माइनस चार्ज किस पर आएगा? नीचे वाले पे। कैसा आएगा? क्योंकि सीजियम बहुत बड़ा है हाइड्रोजन से। क्यों? ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को तुरंत दे देगा, है ना। अब तुरंत ये टूट जाएगा सीजियम प्लस में और हाइड्रोजन। अगर कहते कि इनमें बताओ सबसे प्रबल करैक्टर का आयनिक हाइड्राइड कौन है? सीजियम हाइड्राइड, है ना। अच्छा, कहते हैं सबसे दुर्बल करैक्टर का आयनिक हाइड्राइड कौन है ना। इनके साइज छोटे हैं, उनकी कनेक्टिंग भी अच्छी होगी, तो आसानी से करेक्ट नहीं होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन देर में त्यागेगा थोड़ा सा ना। अच्छा बताइए इनके साथ, अब बताओ ये दो चार्ज वाले हैं, कितने चार्ज वाले हैं? तो बताओ BeH2, MgH2, CaH2, SrH2, BaH2। ये बताओ ये क्या है बताइए? बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब यहाँ पे डबल प्लस डबल माइनस इसीलिए लिखे गए ना। और ये भी आयनिक या लवणीय हाइड्राइड, आयनिक। हाँ, क्योंकि ये सब समुद्री या तो ये मिट्टी मिलते हैं, क्षारीय मृदा धातु में है ना। ये क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइड है। और ये कैसे हैं? क्षार धातुओं के हाइड्राइड। क्षार धातु में, क्षारीय मृदा धातु में मोस्टली जो बॉन्ड बनाती है आयनिक बॉन्ड बनाती है। कौन सा बॉन्ड बनाती है? जिनमें इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से त्याग देने का गुण होता है ना। अच्छा बताओ, आप खुद ही सोचो, आप मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो या तो ये 6 ले ले तब जाके इसका आसना कंप्लीट हो, या 2 ये त्याग दे। इसके लिए क्या आसान होगा? त्याग देना। इसीलिए इस परिवार पे डबल प्लस चार्ज आता है। चाहे वो बेरिलियम है 2 डबल प्लस, मैग्नीशियम है डबल प्लस, इसीलिए डबल प्लस है तो 2 हाइड्रोजन को जोड़ रखा है इसमें, है ना। ये हो गया बेरिलियम हाइड्राइड। ये और ये पूरे परिवार के हाइड्राइडों की कैटेगरी क्या होगी? ये आयनिक हाइड्राइड है, या इनको और क्या कहते हैं? लवणीय हाइड्राइड। क्योंकि ये लवण, ये आयन कहाँ अक्सर मिलते हैं? समुद्री पानी में मिलते हैं। पहले ही बता दिया है मैंने, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, ब्रोमाइड के फॉर्म में, आयोडाइड के फॉर्म में, पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्म में ना। तो उतार दीजिए जरा इसको, आयनिक हाइड्राइड क्या है? कौन सा हाइड्राइड लवणीय हाइड्राइड है? विच हाइड्राइड इज सैलाइन हाइड्राइड या साल्टी हाइड्राइड? बताइए। 4 आंसर। अच्छा, KH ना। हमने क्या कहा दिया? इस परिवार से कनेक्ट होगा या इस परिवार से कनेक्ट होगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। आयनिक हाइड्राइड को ही क्या कहते हैं? लवणीय हाइड्राइड कहते हैं, है ना। तो KH होगा। दूसरा है सहसंयोजी या आणविक हाइड्राइड।
ट्रायंगुलर हाइड्राइड। अच्छा जाहिर सी बात है इनके जो बांड होंगे क्या होंगे, सहसंयोजी। किस तरह बांड होंगे, और ये मेनली बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन के हाइड्राइड में बनते हैं। तो ये कौन से कैरेक्टर के हाइड्राइड होते हैं, सहसंयोजी। जैसे अब जैसे पहले बताइए बोरान का हाइड्राइड बनता है। अब इसके भी 3 प्रकार होते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। एक है इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। दूसरे हैं इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड। और तीसरे हैं इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड, इनकी 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड क्या है, जिनमें न्यून का मतलब क्या होता है, कमी, है ना। समृद्ध का मतलब क्या होता है, अधिकता, सफिशिएंट, क्यों। और परिशुद्ध का मतलब एकदम कंप्लीट, एब्सोल्यूट, है ना। जैसे एब्सोल्यूट एल्कोहल, 100% शुद्ध एल्कोहल को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल। नहीं बनाना पड़ता है इसको, नहीं ऐसे नहीं मिलता। वो लैब में जब काम करोगे, बाटली उठनी के सेक्शन कटिंग वटिंग करते हो, माउंटिंग करते हो, जैलम फ्लोएम देखने के लिए उसको एब्सोल्यूट एल्कोहल भी डुबाते हैं पहले, उसका वेंस क्लियरिंग हो जाती है। फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना, बढ़िया जैलम फ्लोएम साफ साफ दिखते हैं, अलग अलग कलर के, है ना। तो वहाँ काम आता है एब्सोल्यूट। बाकी लगभग 93 से 95% तक जो एल्कोहल होता है उसे जो है आपका, उसको जैसे स्प्रिट का नाम सुना है, स्प्रिट, है ना। 90% तक रहे मेथिलेटेड स्प्रिट। ऑर्गेनिक की क्लासेस अभी कुछ भी नहीं लगी इतने दिन में, कोई चैप्टर ऑर्गेनिक का नहीं हुआ ना, सब इधर ही ऑर्गेनिक 11th का पढ़ाया जा रहा है। फिजिकल कौन सा चैप्टर चला, सरफेस, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, पढ़े आ गया, मोल आ गया। तो इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड का एग्जांपल है BH3। क्या एग्जांपल है, कैसे बताइए। बोरान के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ, 3। कितने होते हैं भाई, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, पहले में 2 और दूसरे में 3, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन होते ही रख दिया। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही होता है, क्यों, एक होता है। तो बताओ ये क्या करेंगे, और इसको जरूरत कितने की है, 2 की है। तो बोरान के इलेक्ट्रॉनों से करेगा, क्या करेगा बताओ, शेयरिंग करेगा। पहली बात तो शेयरिंग के बॉन्ड बन रहे हैं सहसंयोजी बॉन्ड। कैसे बॉन्ड है, सहसंयोजी बॉन्ड है ना। इसीलिए BH3 कैसा हाइड्राइड है, सहसंयोजी हाइड्राइड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन न्यून तो है, अगर अष्टक पूरा होने की बात करोगे तो इसका तो पूरा है, हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ बोरान का अष्टक कंप्लीट नहीं है, ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। क्या हो गई, तो बताओ, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इसीलिए इसके हाइड्राइड को इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड कहते हैं। ऐसा हाइड्राइड बना है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है ना। तो और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण ही ये इस रूप में पाया जाता है। अभी आप पढ़ेंगे डाइबोरेन, BH3 का ट्वाइस, और ये बदल जाता है B2S6 में। अभी इसमें बहुत मेडिकल में पूछता है इसका बॉन्ड, इसे
इसे बनाना बॉन्ड कहा जाता है। अगर मैंने बताया आपको भी बनाना बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड बता दे रहा हूँ, इसमें बनाना बॉन्ड पाया जाता है डाइकोरेन में ना। डाइमर फॉर्म में रहता है कि हमको कहीं से और जुड़ जाए मैं तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन की कमी क्या हो जाए, पूरी हो जाए ना। हम किसी के पास जाएं तो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करें क्योंकि हमारे पास क्या है, कमी है ना। अब आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन लिविंग हाइड्राइड की पीएच3 के एग्जाम्पल आपने देखा। अच्छा दूसरा कार्बन का जो हाइड्राइड होता है, आपको पता है कार्बन का हाइड्राइड जब कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्ट होता है तो बताओ मेथेन बनता है। क्या बनता है, CH4 कार्बन का हाइड्राइड है ना। और आपने कहा इसकी मेथेन की ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ऐसे चतुष्फलकी कैसे होता है मेथेन, 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल होता है। चतुष्फलकी ज्योमेट्री sp3 संकरण है ना, संकरण निकालना मिलता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 4 कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन से बंधे हुए हैं, बंधे हैं ना। और इसका ऑक्टेट भी पूरा है, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कार्बन का ऑक्टेट पूरी तरह कंप्लीट ना। इसीलिए इसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड, यानी पूरी तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉन न कमी है न तो अधिकता है, परिपूर्ण है, कह लीजिए परिशुद्ध है, एब्सोल्यूट तक पहुंच गया है, यानी 100% जिसमें ना इलेक्ट्रॉन की कमी है ना तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इसीलिए इसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है ना। मेथेन जैसे जहाँ पर एक भी लोन पेयर ना हो है ना, और पूरा का पूरा सेंट्रल एटम का अस्तर क्या होता हो, पूरा हो जाता है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन समृद्ध का मतलब इंग्लिश कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है ना। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है, इसका एग्जांपल है अमोनिया। क्या एग्जांपल है, अमोनिया। अब आपने देखा होगा अमोनिया की जो स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये नाइट्रोजन के ये जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन से ये जो शेयर होते हैं ऐसे होता है, 1 2 3 और हाइड्रोजन के 3। अब यहाँ देखिए, और इसके बाहरी कक्षा में होता कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। कितने अटैक होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, ठीक है 1 लोन पेयर का मतलब है 2 जोड़ा है ना। इस तरह से ये देखिए पी ऑर्बिटल में 1 लोन पेयर बड़ा होता है ना। और बेस्पर थ्योरी बड़ा बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्सन होता है, जिससे बॉन्ड एंगल घट जाती है और इसकी ज्योमेट्री ऐसे पिरामिडल दिखती है। कैसे दिखती है, पिरामिड के आकार है ना। तो और इसकी बॉन्ड एंगल घट करके 107 हो जाती है। कितनी हो जाती है, और वाटर बिल्कुल बेंड हो जाता है ऐसे। रियल में वाटर जगह मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप जब देखेंगे जो आप ऐसे बना देते हो ये वाटर है, ये स्ट्रक्चर नहीं, वाटर ज्योमेट्री वी सेट, देखिए वी के आकार का दिखता है ना। और इसे एंगुलर भी कहते हैं, एंगुलर ज्योमेट्री, एंगुलर ज्योमेट्री या बेंड ज्योमेट्री, बेंड या इसको कहते हैं वी सेट ज्योमेट्री है ना। जबकि तीनों पे संकरण sp3 होता है, ज्यामितियाँ बदल जाती हैं लोन पेयर की उपस्थिति में। ये देखो इस पर 1 लोन पेयर है ना, इसके एंगल को छोटा कर दिया। इस पर डबल लोन पेयर है, इसका और एंगल घट गया, 104.5 डिग्री हो जाए। यानी जितना लोन पेयर बढ़ता जाएगा, वेस्पर थ्योरी कहती है कि लोन पेयर में रिपल्सन होगा। क्या होगा बताओ, अच्छा बताओ, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन ही तो है ना, चार्ज सेम होगा। जब ये पास ज़्यादा रहेंगे तो माइनस माइनस में क्या होगा, प्रतिकर्षण है ना। प्रतिकर्षण के कारण ये बॉन्ड जो बॉन्ड पेयर है इसको क्या करते हैं, रिपल करके पास में ले आएंगे। पास में ले आएंगे तो ज्योमेट्री बदल जाती है, देखो थोड़ी हो गया ना। अमोनिया में किसका रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर है ना। और ये बॉन्ड पेयर है, ये क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन समृद्ध है, इसके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है ना। वो अलग है कि ये बंधे हुए नहीं है, मुक्त अवस्था में। कैसे अवस्था में है, हम
मीथेन में सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे ना, इसीलिए वो सैचुरेटेड हो गया, संतृप्त हो गया, ना हमें किसी को लेने देने की जरूरत। अब ये देखिए, ये दे सकता है किसी को, क्या होगा, दाता, इलेक्ट्रॉन युक्त दाता बन सकता है। जैसे सोचिए ये PM3 के पास आया, PM3 को जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की, कितने की जरूरत है, और इसके पास एक जोड़ी एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब ये बताइए, अब यहाँ बॉन्ड आपने सुना होगा कि जब, अच्छा बताइए 2 2 4 2 6 2 8 अष्टक इसका पूरा है नाइट्रोजन है ना, अगर पूरी तरह दे देगा तो इसका अष्टक इनकम्प्लीट हो जाएगा, 6 ही रह जाएगा ना। इसीलिए ये बीच में शिफ्ट कर देता है, कहता है हमारा तो है ही है, तुम भी लेके काम चला लो, और इस बॉन्ड को काम चलाओ। बॉन्ड को एरो से दिखाते हैं और ये बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है ना, उपसहसंयोजी बन जाता है ना। तो बताइए अब अमोनिया की क्या, जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, देखो नोटेशन में बता रहा हूँ, इस तरह से हो सिंगल ऑफ रोटेशन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। और देखो, और इस तरह से हो डबल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और देखो अगर दोनों तरफ ऐसे ऐसे हो, ये शो करता है रेजोनेंस, क्या शो करता है, रेजोनेंस है ना, अनुनाद, जिसकी एक से ज़्यादा संरचना है ना, रेजोनेंस। और एक होता है सिंगल फिश हुक एरो, ऐसे इसको फिश हुक एरो, जैसे मछली देके कूद रही है जैसे ना, और अरे अभी ऑर्गेनिक पढ़ोगे यार, जब मैं कहने पढ़ाऊंगा सब बताऊंगा, है ना। हाँ, और एक होता है ऐसे, है ना, डबल फिश हुक एरो, है ना, यानी इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। और सोचिए ऐसे ऐसे हो गया तो क्या हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसे रिएक्शन, रिवर्स, है ना। तो सबके नोटेशन है ये सिंगल पे। अभी आप जब मैकेनिज्म पढ़ोगे, फ्री रेडिकल जब मैं बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कैसे मूव करते हैं, रेजोनेंस से बताऊंगा इन सब कॉन्सेप्ट। अगर मेरी क्लास लगी है ऑर्गेनिक की तो, है ना, ऑर्गेनिक और ज़बरदस्त पढ़ाएंगे आप मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक की जान बसती है, आइसोमेरेज, क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म, है ना। ये तीनों पढ़ लिया ना तो ऑर्गेनिक इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी आपकी। और सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक बहुत है, देखिए एल्कोहल, फिनाल, ईथर, आपका सिलेबस देखिएगा 12th वाले, है ना। एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, है ना, पहला चैप्टर है। हेलो एल्केन, है ना, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, है ना। और बहुत बायोमॉलिक्यूल, नाइट्रोजन कंपाउंड, पॉलीमर, है ना, पूरी ऑर्गेनिक भरी है उस सेकंड पेपर में। अगर 11th की बेस अगर का पढ़ाई है तो ऑर्गेनिक और हवा न लगेगी, कहाँ से बॉन्ड घूमा, कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो फिर दिक्कत हो जाए। ऑर्गेनिक को समझने के लिए मैकेनिज्म का होना जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे आज ये हाइड्राइडों के बारे में आपने पढ़ लिया। हाइड्राइड आयनिक या लवली हाइड्राइड, सहसंयोजी हाइड्राइड में 3 प्रकार के, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, है ना, और परिशुद्ध इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड ना। अब कल और इससे भी इम्पोर्टेंट लेक्चर चलेगा, जल की कठोरता, उनकी कौन कौन सी विधियाँ हैं जिससे आप जल को प्यूरिफाई करेंगे, शुद्ध करेंगे, ठीक है ना। और अगर वो हो जाएगा तो हाइड्रोजन परऑक्साइड शुरू करेंगे, ठीक है। रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन बता दूँ क्या मैं, नहीं पहले कठोरता वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है ना, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर बंद, ठीक है।